आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बात करेंगे जून 2020 की उस खौफनाक रात की जिसने दुनिया के दो सबसे बड़े परमाणु हथियारों से लैस देशों को एक पूर्ण युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया। हमारे पास जो स्थापित डेटा और रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर हम गलवान घाटी की इस ऐतिहासिक झड़प की पूरी टाइमलाइन, इसके असल कारण और इसके उस भू राजनीतिक असर को डिकोड करेंगे जिसने एशिया का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं। अब इस पूरे विवाद को समझने से पहले जरा उस जगह के माहौल की कल्पना कीजिए जहां ये सब हुआ। हम एक ऐसे बर्फीले रेगिस्तान की बात कर रहे हैं जहां -20 डिग्री सेल्सियस का हड्डियां गला देने वाला तापमान एक बहुत ही आम बात है, और ऊंचाई 14,000 फीट से ज्यादा। इतनी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि महज एक कदम बढ़ाना भी फेफड़ों का कड़ा इम्तिहान लेता है। देखिए, ऐसे चरम माहौल में सिर्फ जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। और ठीक इसी जानलेवा माहौल में दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। तो इस विवाद की जड़ें कहाँ हैं, इससे समझने के लिए हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC को देखना होगा। ये कोई आम इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये है 3500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी एक ऐसी अनसुलझी सीमा जहां कोई स्पष्ट बाड़ या लकीर मौजूद ही नहीं है। अब इस अस्पष्टता का सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ हर पेट्रोलिंग एक तनावपूर्ण चूहे बिल्ली का खेल बन जाती है। 1962 के युद्ध के बाद से ही इस सीमा पर दशकों से एक गहरा अविश्वास पनप रहा था, और गलवान में हमने इसी अविश्वास का एक भयानक विस्फोट देखा। इस पूरे मामले में एक बहुत ही दिलचस्प पहलू यह है कि 1993, 1996 और 2005 में दोनों देशों के बीच कुछ ऐतिहासिक समझौते हुए थे, और ये कोई महज कागज के टुकड़े नहीं थे। इन्होंने कानूनी रूप से एक नो फायर जोन बना दिया था। इन प्रोटोकॉल के तहत एक सख्त नियम तय हुआ था कि इस विवादित सीमा के 2 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के आग्नेयास्त्र यानी बंदूकों या विस्फोटकों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। दोनों देशों ने मिलकर एक बहुत ही सोची समझी कूटनीतिक दीवार खड़ी की थी ताकि कोई भी छोटा टकराव किसी बड़े युद्ध में तब्दील न हो जाए। और हैरानी की बात देखिए, निरस्त्रीकरण का ये नियम काफी हद तक सफल भी रहा। लगभग 45 सालों तक, जी हां 45 वर्षों तक इस सीमा पर एक भी गोली नहीं चली। जब भी गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आते तो उनके हथियार नीचे होते थे। एक तरह की खामोश सहमति थी। लेकिन जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, बंदूकों की इसी लंबी खामोशी ने अनजाने में एक बेहद आदिम और क्रूर किस्म के युद्ध का मंच तैयार कर दिया था, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। खैर, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने 45 साल की इस शांति को तोड़ दिया? इसका सीधा जवाब है बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास। हुआ ये कि भारत ने 255 किलोमीटर लंबी दरबूक श्योक दौलत बेग ओल्डी यानी DSDBO सड़क का निर्माण किया। ये कोई आम सड़क नहीं थी। इसने भारतीय सैनिकों और रसद की आवाजाही में लगने वाले समय को कई दिनों से घटाकर महज कुछ घंटों तक सीमित कर दिया, और भारत की इसी तेज आवाजाही ने चीनी सेना में एक रणनीतिक घबराहट पैदा कर दी। उन्हें लगा कि ये नई सड़क शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाले उनके अपने बेहद अहम G219 हाईवे के लिए एक सीधा खतरा बन सकती है। इसी बढ़ते तनाव के बीच अप्रैल और मई 2020 में चीन ने सीमा पर आक्रामक तरीके से अपनी सेना जमा करनी शुरू कर दी। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति का हिस्सा था। अब ये सलामी स्लाइसिंग क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे एक पूरी सलामी को एक साथ खाने के बजाय उसके बिल्कुल पतले पतले टुकड़े काटे जाएं ताकि किसी का ध्यान न जाए। ठीक वैसे ही ये एक ऐसी विस्तारवादी रणनीति है जिसमें किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को भड़काए बिना विवादित क्षेत्र को धीरे धीरे कुछ मीटर करके हथिया लिया जाता है, ताकि समय के साथ बिना शोर शराबे के सीमाओं को अपनी तरफ खिसकाया जा सके। जब सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया, तब कूटनीतिक रास्ते तलाशे गए। 6 जून को दोनों सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की एक बहुत ही अहम बैठक हुई। इस बैठक से एक उम्मीद की किरण नजर आई, क्योंकि दोनों पक्ष तनाव कम करने के लिए राजी हो गए। योजना ये थी कि चीनी सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी PP14 से अपने तंबू और ऑब्जर्वेशन पोस्ट हटा लेंगे और वापस अपनी पुरानी जगह लौट जाएंगे। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि चलो, संकट अब टल गया है। लेकिन अफसोस, ये शांति सिर्फ एक धोखा साबित हुई। 15 जून की शाम कर्नल B संतोष बाबू के नेतृत्व में एक भारतीय गश्ती दल ये देखने आगे बढ़ा कि चीनी सैनिक वापस गए हैं या नहीं। क्योंकि 6 जून के समझौते पर पूरा भरोसा था, इसलिए ये भारतीय दल पूरी तरह से निहत्था था। पर जब वे PP14 पहुंचे तो नज़ारा बिल्कुल अलग था। वहां खाली जमीन के बजाय नए चीनी ढांचे और मजबूत बंकर खड़े थे।
समझौते का ये एकदम स्पष्ट और जानबूझकर किया गया उल्लंघन था, और यहीं से उस गंभीर और खूनी टकराव की शुरुआत हुई। और यहीं पर इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक विरोधाभास सामने आता है। जैसा कि हमने पहले देखा, संधियों के कारण उस इलाके में बंदूकों का इस्तेमाल बैन था, तो इसका फायदा उठाते हुए पीछे से आई चीनी कुमुक अपने साथ भारी लोहे की छड़ें, कंटीले तार लिपटे हुए डंडे और लोहे की कीलें जड़े हुए बैट लेकर आई थी। जरा सोचिए, 21वीं सदी की दो सबसे आधुनिक और परमाणु संपन्न सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन उनके हथियार बिल्कुल मध्यकालीन युग की बर्बरता की याद दिला रहे थे। ये एक बेहद चौंकाने वाला मंजर था। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो रात किसी भयानक दुष्स्वप्नी से कम नहीं थी। घुप अंधेरा और एक पूरी तरह से अराजक, खूनी हाथापाई। गलवान नदी के ठीक ऊपर, बेहद संकरी और फिसलन भरी पहाड़ियों पर ये सब हो रहा था, जहां एक गलत कदम और सीधे गहरी खाई में गिरने का डर था। सैनिक नंगे हाथों, पत्थरों और उन बर्बर हथियारों से एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये कोई छोटी मोटी नोकझोंक नहीं थी। ये मौत का तांडव पूरे 6 दर्दनाक घंटों तक चला, जहां हर एक सैनिक अपनी जान और अपनी जमीन के लिए संघर्ष कर रहा था। अब उस -20 डिग्री तापमान वाले बर्फीले रेगिस्तान को याद कीजिए, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। इस भयंकर धक्का मुक्की के दौरान दोनों तरफ के कई सैनिक संतुलन खो बैठे और सीधे नीचे तेज बहती हुई बर्फ जैसी ठंडी गलवान नदी में जा गिरे। उस जमे हुए पानी में गिरना मौत को दावत देने जैसा था। पानी में गिरते ही सैनिक तुरंत हाइपोथर्मिया का शिकार होने लगे। शरीर का तापमान इतनी तेजी से गिरता है कि इंसान के अंग काम करना ही बंद कर देते हैं। इस प्राकृतिक क्रूरता ने इस पूरी झड़प को कई गुना ज्यादा जानलेवा बना दिया। उस खौफनाक रात का अंजाम बेहद दुखद रहा। इस हिंसक संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। भारत सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ ठीक अगले ही दिन इन शहादतों की आधिकारिक पुष्टि कर दी। ये एक ऐसी खबर थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन साथ ही दुनिया के सामने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि गलवान की उन संकरी घाटियों में असल में क्या और कितना भयानक कुछ घटा था। अब इसी घटना से जुड़े इन्फॉर्मेशन वॉर यानी सूचना युद्ध के चौंकाने वाले अंतर को देखिए। घटना के बाद बीजिंग ने महीनों तक एक रहस्यमयी चुप्पी साधे रखी और फिर दावा किया कि उनके केवल 4 सैनिक मारे गए हैं। लेकिन ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिकी और रूसी खुफिया एजेंसियों के कड़े अनुमानों के अनुसार उस रात वास्तव में लगभग 35 से 45 चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। ये विशाल अंतर साफ दिखाता है कि जानकारी को कैसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। इस सरकारी नैरेटिव की पोल तब और भी खुल गई जब हमारे स्रोत में द क्लैक्सन नाम की एक स्वतंत्र जांच रिपोर्ट का हवाला दिया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 42 चीनी सैनिक उस रात मारे गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई सैनिकों की जान सीधे लड़ाई में नहीं गई, बल्कि भारतीय जवाबी हमले से घबराकर पीछे हटते समय वे उस तेज बहाव वाली बर्फीली गलवान नदी में गिर गए। रिपोर्ट कहती है कि भागते हुए कई सैनिक उस पानी में डूबने या जम जाने के कारण मारे गए। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बेहद अस्थिर और कम चर्चित डिटेल है, जिसने उस रात दुनिया की सांसें रोक दी थीं। रिपोर्ट बताती है कि भारी अफरा-तफरी के बीच दोनों पक्षों ने अस्थायी रूप से एक दूसरे के सैनिकों को बंधक बना लिया था, जिनमें 10 भारतीय सैनिक भी शामिल थे। ये कोई आम बात नहीं थी। जरा सोचिए, 2 महाशक्तियां जिनके पास विनाशकारी परमाणु हथियार मौजूद हैं, वो एक पूर्ण युद्ध के बिल्कुल कगार पर खड़ी थीं। एक छोटी सी भी चिंगारी उस रात पूरे एशिया को युद्ध की आग में झोंक सकती थी। इस ऐतिहासिक झड़प का तुरंत जो सैन्य परिणाम सामने आया, वो बहुत दूरगामी था। 45 वर्षों से चला आ रहा वो शांतिपूर्ण नो फायर जोन का युग रातों रात खत्म हो गया। भारत ने अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट यानी सैन्य कार्यवाही के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किया और आत्मरक्षा में हथियारों के इस्तेमाल की स्पष्ट अनुमति दे दी। इसका सीधा असर ये हुआ कि दशकों की खामोशी के बाद ठीक कुछ महीनों बाद अगस्त 2020 में LAC पर चेतावनी के तौर पर गोलियों की आवाज गूंज उठी। लेकिन ये टकराव सिर्फ पहाड़ियों की उन संकरी चोटियों तक सीमित नहीं रहा। भारत ने इसे एक रणनीतिक मोड़ देते हुए बहुआयामी, आर्थिक और डिजिटल जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। टिकटॉक सहित कई चीनी ऐप्स पर बैन लगाकर चीनी डिजिटल निवेश पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया गया। विदेशी निवेश की सीमाओं को सख्त कर दिया गया। 5G नेटवर्क से चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और वैश्विक स्तर पर भविष्य की किसी भी आक्रामकता से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्वाड गठबंधन को पहले से कहीं अधिक मजबूत किया गया।
अगर आज की स्थिति की बात करें तो हमारे स्रोत के अनुसार वो सीमा जो कभी काफी शांत और वीरान रहा करती थी, आज दुनिया के सबसे अधिक सैनिकृत क्षेत्रों में से एक बन चुकी है। 1993 के वो शांति समझौते अब किसी काम के नहीं लगते। आज वहां दोनों तरफ 50 से 60 हजार सैनिकों की भारी और स्थायी तैनाती है। तंबुओं की जगह आधुनिक तोपखाने, मिसाइलें और कंक्रीट के पक्के बंकरों ने ले ली है। इसके अलावा कई नए और विवादित बफर जोन बन गए हैं, जहां हर पल तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। गलवान की उस खूनी रात, इस भारी सैन्य जमावड़े और कूटनीतिक भरोसे के पूरी तरह से टूट जाने को देखते हुए क्या एलएसी पर यह खंडित रिश्ता कभी सुधर पाएगा? क्या दशकों का वो टूटा हुआ विश्वास कभी वापस लौट सकता है, या फिर हम एक ऐसे नए, अस्थिर और खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।